नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी। कला संस्कृति के प्रथाएँ टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। मैं राकेश भाटी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान की विभिन्न प्रथाओं के बारे में। साथियों, एक चीज़ तो आपको पता है कि राजस्थान अपने रीति-रिवाज और प्रथाओं के मामले में पूरे देश में और दुनिया में एक अलग पहचान रखता है। प्रथाएँ हमारी पहचान है। राजस्थान में ऐसी बहुत सारी प्रथाएँ पाई जाती है। कुछ ऐसी प्रथाएँ हैं जो एक कालखंड में अच्छी थी, प्रथा थी, लेकिन समय के हिसाब से उनमें थोड़ा-सा क्या आया, बदलाव आ गया। या कई प्रथाएँ ऐसी थी जो समय के हिसाब से बदलाव माँगने लगी। कुछ प्रथाएँ ऐसी थी जिनमें से समय के हिसाब से उसके कुछ दुष्परिणाम सामने आए। कुछ प्रथाएँ ऐसी थी कि जिनकी समीक्षा करना ज़रूरी हो गया, उनमें बदलाव लाना आवश्यक हो गया। उनमें से कुछ बहुत सारी अच्छी प्रथाएँ थी, बाद में कुछ जो प्रथाएँ हैं, वो कुप्रथाएँ भी बन गई थी। तो कौन-कौन सी प्रथाएँ हैं? लगभग तो जो लागू हुई थी वो प्रथाएँ थी, ठीक है। अप्लाई करने का तरीका क्या हो गया था? कइयों का गलत हो गया। तो कोई भी प्रथा या कोई भी नियम किसी कालखंड में सही होता है और किसी दूसरे कालखंड में वो क्या हो जाता है, गलत हो सकता है। समय के हिसाब से कोई भी चीज ठीक रहती है, समय बदलता है तो प्रथाओं के मायने भी बदल जाते हैं, ये भी आप ध्यान में रखना। जैसे मान के चलो पर्दा प्रथा राजस्थान की पहचान, ठीक है। पर्दा प्रथा एक समय था जब पर्दा प्रथा रखना लागू करना है वो जरूरी हो गया था। विदेशी आक्रमणों का डर, ठीक है, उनकी कुदृष्टि से खुद को बचाने के लिए लोगों ने पर्दा प्रथा अपनाई थी। लेकिन उसके बाद में जैसे देश आज़ाद हुआ, तो लोगों को लगा कि अब तो महिलाएं स्वतंत्र है, कहीं कोई खतरा नहीं है, यह देश अपना संवैधानिक देश है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि लोगों ने पर्दा प्रथा को धीरे-धीरे क्या कर दिया, त्याग दिया। और फिर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने अगर जबरदस्ती इसको लागू करने का प्रयास किया, तो फिर महिलाओं की तरफ से आवाज उठ के आई और पर्दा प्रथा को कुप्रथा का नाम उन्होंने दे दिया। वर्तमान समय में इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई टाइम में पर्दा प्रथा क्या थी, ज़रूरी थी, ये भी आप ध्यान में रखना। अब जैसे गर्मियों के महीने इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है, तो घूंघट तो छोड़ो, वो इतना मोटा-मोटा कपड़ा लपेट-लपेट के पूरे ऐसे समुद्री डाकू की तरह अपने घूमते रहते हैं, क्योंकि समय की माँग है और ये इतना कवर करके अपने जनवरी के महीने में नहीं रखते, क्योंकि वो मौसम अलग प्रकार का होता है। तो कोई भी नियम मौसम के हिसाब से, कालखंड के हिसाब से ठीक होता है, दूसरे कालखंड में उसके मायने गलत भी हो सकते हैं, जहाँ उसका पालन करना आवश्यक भी नहीं होता है, ठीक है? हम बहुत सारी अच्छी-अच्छी प्रथाओं के बारे में आज बात करने वाले हैं, ठीक है? ये तो हमारा टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले जिस प्रथा की हम बात करेंगे उसका नाम है केसरिया। क्या नाम है? केसरिया। एक तो होता है केसरिया, एक साका, एक जोहर। क्या होता है इसको आप समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। देखो, साका का मतलब, साका और जौहर दो चीजें होती हैं। कब किया जाता है ये ध्यान में रखना। मान के चलो कि आप एक किले में हो और बाहर शत्रु सेना ने घेरा डाल दिया। शत्रु की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा है। एक चीज तो तय होगी कि हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लोगों की संख्या क्या है, ज्यादा है, ठीक है। हथियार वगैरह भी उनके पास ज्यादा है, अपने पास में सामग्री सीमित है, तो अपने उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका तो क्या है, जब तक आप के पास में सुविधा ना आ जाए, सहायता ना आ जाए, तब तब तक आप दरवाजा बंद करके क्या बैठ जाओ, अंदर बैठ जाओ चुपचाप, बाहर नहीं निकलना। इंतजार करो कि हो सकता है कि कोई पड़ोसी मित्र राजा तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाए, ठीक है। अब ऐसे करते करते मान के चलो 6 महीने बीत गए, लेकिन अब हमारे पास में बाहर नहीं निकलेंगे तो अंदर जो राशन है, रसद सामग्री है, वो भी खत्म होने वाली है, ठीक है। तो प्यासे मरेंगे, भूखे मरेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में अब पता चल गया कि 1-2 दिन में राशन खत्म है या आज खत्म होने वाला है, तो भूखे मरेंगे। उस कंडीशन में ये होता कि भूखे मरने की बजाय योद्धा वीर गति से मरना क्या करते, पसंद करते थे। तो केसरिया वस्त्र धारण करके पुरुष जो है, पुरुष क्या कर लेते, केसरिया पुरुष युद्ध भूमि में जाते, जय भवानी का नारा लगाते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते,
पुरुषों ने क्या कर लिया, केसरिया। केसरिया करते थे तो उस समय लगभग दुर्ग के तमाम जो पुरुष है वो वीर गति को प्राप्त होते थे। बच गई महिलाएं, तो महिलाएं क्या करती थी, जोहर। महिलाएं क्या करती थी, जोहर करती थी महिलाएं। ये जो महिलाएं जोहर करती थी, आप ध्यान में रखना कि इसमें क्या होता कि चंदन की लकड़ियां जलाई जाती, उसमें घी डाला जाता, फिर अग्नि जलाते। बहुत खतरनाक दृश्य ये होता था कि इसमें महिलाएं, जैसे मान लो ये कोई कुंड होता, ये कोई कुंड था, ये कोई महल है, तो ये जो महिलाएं हैं, ये सबसे पहले, कितनी दुखद बात है, सबसे पहले अपने छोटे छोटे बच्चों को अग्नि के हवाले करती थी, आग के हवाले करती थी, ठीक है, ताकि ये बच्चा भी शत्रु के हाथ ना लग जाए, क्योंकि शत्रु उनके साथ गलत कार्य कर सकता है, उनको मार सकता है, उनको गुलाम बना सकता है, ठीक है। महिलाएं भी उसके बाद में अग्निकुंड में कूद जाती, महिला अंतिम बार श्रृंगार करती थी, ठीक है, और फिर नृत्य करती, पूजन वगैरह होता, और फिर चंदन की पवित्र अग्नि के अंदर वो क्या कर लेती थी, कूद जाती थी, जिसको क्या कहते थे, जोहर कहते थे। जोहर उस कंडीशन में होता जब दुर्ग में जितने भी पुरुष हैं वो सारे युद्ध भूमि में काम में आ चुके हैं। काम में आना समझ गए आप लोग, वीर गति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। अब जो महिलाएं बची उन्होंने क्या कर लिया है, जोहर कर लिया। अब आपके मन में ये भी आएगा कि सर जोहर क्यों, जैसे अग्नि में क्यों कूदते थे। ये भी कर सकते थे कि वो सीधा के सीधा या तो कोई जहरीला कोई कीटनाशक खा लिया, या छत से सीधा ही कूद गई, या पानी के कुंड में कूद गई, या ये हो सकता है कि हाथ की नाड़ियां वगैरह काट ली, या खुद की गर्दन काट ली, कुछ भी ऐसा कर सकती थी। लेकिन ऐसा ना करके महिलाएं अग्निकुंड में क्यों कूदती थी, क्योंकि विदेशी जो लोग आते थे, ठीक है, उनके अंदर एक समस्या, बीमारी पाई जाती थी, वो ये थी कि वो मरे हुए या मृत जो शव है ना, मृत व्यक्ति है, उसका जो शव है, महिला की लाश, उसके साथ में भी वो दुष्कर्म कर दिया करते थे, साथ में दुष्कर्म कर दिया करते थे। ये उनके अंदर उनकी एक अलग मानसिकता होती थी। तो भारतीय नारी कभी भी ये नहीं चाहती। भारतीय नारी ये चाहती है कि मृत्यु के बाद भी उसकी देह की पवित्रता बनी रहे, ठीक है। तो महिलाएं करती थी जोहर, पुरुष करते थे केसरिया। जहां ये दोनों हो जाते उसको कहते क्या हो गया, साका हो गया। क्या हो गया, साका हो गया। और जैसे जैसलमेर के अंदर पुरुषों का केसरिया तो हो गया, महिलाओं का जोहर नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि सारे पुरुष नहीं मारे गए थे, ठीक है, युद्ध जीत गए थे, तो महिलाओं ने जोहर नहीं किया था। तो जहां दोनों में से एक हो जाए वो होता है अर्ध साका। क्या होता है, अर्ध साका। जैसलमेर के अंदर जो तीसरा साका था वो आधा ही हुआ था, उसमें वीरों ने केसरिया तो किया, महिलाओं ने जोहर नहीं किया था, क्योंकि जोहर करने की आवश्यकता नहीं थी। पुरुषों में कुछ पुरुष मारे गए थे, बाकी जैसलमेर वाले युद्ध जीत गए थे, इसलिए जीता हुआ आदमी कभी भी उस परिवार की महिलाएं जोहर नहीं करती है। जोहर तो ये होता है कि हार तय है, तो पुरुष वीरगति को प्राप्त हो जाते, महिलाएं क्या हो जाती, जोहर कर लेती थी। तो अर्ध साका हुआ था जैसलमेर में। तीसरा जो साका है ना जैसलमेर का, वो आधा हुआ था, इसलिए अर्ध साका जैसलमेर में हुआ। अब आप थोड़ा सा पढ़ दो इसको। राजपूत योद्धा केसरिय वस्त्र पहनकर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, इसे केसरिया करना कहते थे। यदि जौहर और केसरिया किसी युद्ध के दौरान दोनों होते तो इसे क्या कहा जाता, साका कहा जाता। क्या कहा जाता था, साका कहा जाता था। लिख दीजिए, नोट कर दीजिए इसको। थोड़ी सी जगह दूंगा मैं आपको ताकि आप आराम से नोट कर पाओ। कर दिया, ठीक है, चलो फिर आगे। अर्ध शाखा का मतलब होता है यदि किसी युद्ध में केसरिया तो हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ तो इसे क्या कहते हैं, अर्ध शाखा। क्या कहते हैं इसको, अर्ध शाखा कहते हैं, ठीक है, ये मैंने समझा दिया। जोहर प्रथा क्या होती है, युद्ध में जीत की आशा ना देकर राजपूत महिलाएं अपने स्त्रीत्व की रक्षा हेतु अग्नि या जल में कूदकर अपनी जान दे देती, इसे जोहर प्रथा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जोहर प्रथा कहा जाता था। ये भी लिख लीजिए। तीनों बातें मैंने समझा दी है, अब तो खाली आपको नोट ही करना है बस। कर दिया नोट, ठीक है। नेक्स्ट है डावरिया प्रथा। कौन सी प्रथा है, डावरिया प्रथा है। राजाओं की लड़की की शादी में उनके साथ दहेज के रूप में
अन्य कुंवारी कन्याएं दी जाती थी जिन्हें डावरिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? डावरिया। ध्यान रखना, ये है रानी। रानी के साथ में दहेज में कुछ दासियां दी जाती, काम धंधा करने के लिए, ठीक है। ये दासियां दी जाती थी, ये कोई पानी भरने का काम करती, कोई खाना बनाती, कोई गीत सुनाती, कोई भारी पोचा करती, ये दासियां भेजी जाती। इस प्रथा को कहते थे डावरिया। और इस प्रथा के तहत भेजी गई जो दासियां हैं, उन दासियों को पासवान भी कहते। क्या बोलते? पासवान भी कहते। इन्हीं दासियों को खवासन भी कहते। क्या बोलते थे? खवासन भी कहा जाता था। तो उन दासियों को पासवान कहते थे और इस प्रथा को क्या कहते थे? डावरिया। क्या कहते थे? डावरिया। नाता प्रथा में थोड़ा सा अलग है मामला। नाता प्रथा आप समझ लीजिए, पुनर्विवाह को नाता प्रथा कहते हैं। जैसे मान के चलो कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये है पत्नी, थोड़ी सी आई फाई है, मान लो स्टाइलिश है, इसकी आंखें बड़ी नहीं, आंखें बढ़ाओ, ठीक है। अब ये इस पति को छोड़ के, या तो ये मर गया तो, या इस पति को छोड़ के ये महिला किसी और के साथ रहने लग जाए। ओ देखो क्या बात है, स्मार्ट है छोरा, ठीक है। तो इसको कहते हैं नाता, पति को छोड़ के। ये कौन है? पति, ठीक है। और ये क्या है? भावी पति हो जाएगा फिर, ठीक है। तो पति को छोड़कर, या पति मर गया है तो किसी और के साथ रहना शुरू करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ये महिला ने क्या किया? ये नाते चली गई। क्या चली गई? नाते चली गई। कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि जो नाते जाती स्त्री, उसके पहले से अगर कोई बेटा है, छोटा सा बाबूड़ा है, तो नाते आई हुई स्त्री के साथ जो पुत्र आता है उसको क्या बोलते हैं? गोल्लड़। क्या बोलते हैं उसको? गोल्लड़ पुत्र कहते हैं। तो नाते आई हुई स्त्री के साथ आया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? गोल्लड़ कहता है। ये नाता लगभग लगभग ठीक वैसी सी प्रक्रिया है जिसे थोड़ी सी अपने मान सकते हैं लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। ये बिना विवाह होता था, नाता में विवाह नहीं होता था, वो अपनी स्वेच्छा से दूसरे व्यक्ति के साथ रहना शुरू कर देते, उसी को क्या कहते थे? नाता कहते थे। ठीक इसी प्रकार से, ज्यादा तो सेम नहीं है, लिव इन तो थोड़ा सा ज्यादा अलग है, वो बिना शादी के स्टार्टिंग में प्रेमिका के साथ रहने लगते हैं, वो लिव इन है। लेकिन यहाँ क्या है? पहले से शादीशुदा है और दूसरे के साथ रहने शुरू करेगी, उसको क्या बोलेंगे? नाता प्रथा। इसमें जो पुत्र होता है एक, वो उसको कहते हैं गोल्लड़ पुत्र। क्या कहते हैं? गोल्लड़ पुत्र। गोल्लड़ का मतलब होता है नाता आई हुई स्त्री के साथ, स्त्री के साथ आया हुआ पुत्र। जो महिला नाते गई है उसके साथ अगर उसका कोई बेटा है तो उस बेटे को क्या बोलेंगे? गोल्लड़ पुत्र। क्या बोलेंगे? गोल्लड़ पुत्र कहेंगे, ठीक है। लिख दीजिए, कर दिया। चलो फिर आगे, डाकण प्रथा। बचपन में सुना है हमने कई बार कि डाकण, बचपन में कहानियां बताई जाती थी कि जाड़ के पेड़ के नीचे उल्टी लटकी रहती है डाकण, ये रूप बदलती है, पैर इसके उल्टे होते हैं, इस प्रकार की बातें, बच्चों को खा जाती है, इस प्रकार की बातें। अब ये डाकण प्रथा में क्या होता था कि जैसे मान के चलो कि गांव में अगर किसी बच्चे की मृत्यु या कोई बीमार हो गया या बच्चा गुम हो गया, कुछ भी होता ना, तो कोई भी एक महिला है ना, उस पे वो इल्जाम लगा देते थे। कहते कि ये वो महिला है डाकण जो बच्चों को खाती है, बच्चों को उठा के लेके जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो महिला होती है उसके साथ क्या करते थे? पेड़ के बांध देते उसको और फिर उसको जिंदा जला देते। इस प्रथा का नाम क्या था? डाकण प्रथा नाम था। ये मेवाड़ क्षेत्र में ज्यादा प्रचलन में थी। राजस्थान में विशेष कर जनजातियों में स्त्री पर डाकण होने का आरोप लगाकर उसे मार डालने की प्रथा थी। महाराणा स्वरूप सिंह के समय में मेवाड़ भील कोर के कमांडेंट जे सी ब्रुक ने अप्रैल 1853 में
इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। ठीक है, स्वरूप सिंह या एक नाम और मिलता है यहाँ कई बार किताबों के अंदर, या जवान सिंह भी नाम मिलता है। बोर्ड की कुछ किताबों में स्वरूप सिंह के अलावा जवान सिंह भी नाम मिलता है। ठीक है, तो स्वरूप सिंह ऑप्शन में ना हो तो जवान सिंह हो तो आप कौन सा कर देना, जवान सिंह कर देना। ठीक है, लिखिए। ये है, ये है डाकण। ऐसी मान्यताएं हैं लोगों की, बाकी राम जाने, मैंने तो देखा नहीं भाई। ठीक है, नेक्स्ट, कोथला। कोथला का मतलब होता है बेटी के पिता लड़के वालों को बुलाकर कुछ उपहार देते हैं, उसको क्या कहते हैं, कोथला। ठीक है, लड़की का जो पिता लड़के के लिए जो कुछ उपहार देता है उसको क्या कहते हैं, कोथड़ा। कि लड़के को क्या दिया है, कोथड़ा दिया है। चिकनी कोथड़ी भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, चिकनी कोथड़ी। ठीक है, तो जिस लड़के की शादी होने वाली है उस लड़के को अपने ससुराल से, मतलब लड़की के पापा से जो उपहार प्राप्त होते हैं उसको क्या कहते हैं, क्या प्राप्त हुए हैं, कोथड़ा प्राप्त हुआ है इसको। ठीक है, समठुणी या सुमठनी। ठीक है, शादी के बाद लड़की के पिता द्वारा बारातियों को विदाई के समय कुछ भेंट प्रदान की जाती है, इसे ही समठुणी कहते हैं। समठनी कह देंगे, रंगबरी भी कह देंगे, या पहरावणी भी कह देंगे। सुमठनी, रंगबरी, या क्या कह देंगे, पहरावणी कह देंगे। ये कौन देता है, लड़की का पिता। कौन देता है, लड़की का पिता देता है। ठीक है, तो ये सारा सामान है ना, इनमें से कुछ दहेज भी हो जाएगा जो लड़की को दिया जाएगा। बाराती जितने भी आए हैं उन बारातियों को भी राजस्थान में लोग क्या करते थे, जो बारात में आए हैं ना उनको कन्या पक्ष की ओर से कोई एक एक गिलास या एक एक लोटा या कोई बर्तन या इस प्रकार के कपड़े वगैरह उपहार दिए जाते थे। उनको रंगबरी, पहरावणी या सुमठनी कहा जाता था। और इसमें जो केवल लड़की के लिए जो सामान दिया जाएगा उसी को क्या कहेंगे, दहेज। क्या बोलेंगे, दहेज कहेंगे। ठीक है, लिखिए, कर दिया नोट। चलो, नेक्स्ट है त्याग प्रथा। कौन सी प्रथा है, त्याग प्रथा है। राजकुमारियों के विवाह के अवसर पर राजा या महाराजाओं द्वारा चारण साहित्यकारों को दिया जाने वाला उपहार, इसे ही पोल पात बारहट कहा जाता था। इस पर सर्वप्रथम 1841 ईस्वी में जोधपुर रियासत ने रोक लगाई थी। ठीक है, चारण समाज के लोगों को राजा अपनी बेटी की शादी पर उपहार देता था, और उपहार भी मुंह मांगी रकम दी जाती थी। जितना वो मांग करते उतनी रकम उनको दी जाती थी। इसी को क्या बोलते थे, त्याग प्रथा। क्या बोलते थे इसको, त्याग प्रथा कहते थे। 1841 में जोधपुर रियासत ने इस पे क्या लगा दी, रोक लगा दी। लिखिए, कर दिया नोट। ठीक है, कन्यावध, बहुत बार नाम सुना है कन्यावध का। कन्या को जन्म लेते ही उसे अफीम देकर या गला दबाकर मार दिया जाता था, इसे ही कन्यावध कहते हैं। ये प्रथा विशेषकर मारवाड़ के राजपूतों में प्रचलित थी। कन्यावध क्यों किया जाता था, कई बार दिमाग में प्रश्न आता है, कन्यावध का कारण क्या है। देखो, कन्यावध के बहुत सारे कारण हैं। एक नंबर तो विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। ठीक है,
एक कारण दहेज का भी रहा है। कौन सा कारण? दहेज का भी इसमें क्या रहा है? मुख्य योगदान रहा है, इसके डर से भी। ठीक है, तीसरा क्या है? पुत्र मोह के कारण। कई बार ये होता था कि जब तक बेटा नहीं होता तब तक लोग संतान उत्पन्न करते रहते। उसमें क्या होता कि मान लो बेटियां होगी 4, अब की बार देख रहे हैं कि बेटा हो जाए, बेटा नहीं हुआ तो वो क्या करते हैं, अब जो बेटी होती है उसको जन्म, वो तब तक बच्चियों की हत्या करते रहते जब तक क्या ना हो जाए, बेटा ना हो जाए। ठीक है, ये कुछ कारण है। ठीक है, 4 नंबर पे इसमें जो राजाओं द्वारा जो लड़की की शादी के अवसर पे जो नेग शगुन और ये जो चीजें राशि दी जाती थी, पोल पात बारहट, और ये भी एक कारण है। ठीक है, नेग या शगुन भी इसका प्रमुख कारण है। वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता था, इस वजह से भी लोग हत्या कर देते थे। ज्यादा कारण विदेशी आक्रमण वाला है। कौन सा है? विदेशी आक्रमण वाला कारण है। दहेज का भी कारण है। ठीक है, अब तो ये सारी चीजें कम हो गई है, तो कन्यावध आजकल नहीं होते हैं, नए के बराबर हो गए हैं। ठीक है, कन्या को जन्म लेते ही अफीम दे के। हाँ, इसमें एक चीज और है। पश्चिमी राजस्थान में मैंने कुछ लोगों से ऐसा सुना है कि आपके कितने बच्चे हैं? कि 4 है। कि लड़की कितनी है? कि लड़की नहीं है। कि तो लड़की क्यों नहीं है? कि लड़की हुई थी लेकिन दूध पी गई। क्या पी गई? दूध पी गई। अब दूध पीने का मतलब आप ये मत समझ लेना कि वो हकीकत में दूध पी गई, नहीं। दूध पीने का मतलब है मारने का एक तरीका है। बच्ची को जन्म लेते ही क्या करते, जैसे पता चलता कि लड़की हुई है, एक मटके में क्या करते, बंद करते हैं। ठीक है, फिर उस पर ढक्कन लगा के उसको जमीन में गाड़ दिया जाता। ठीक है, तो एक तरीके से हत्या ही होगी, लेकिन इसको प्रोसेस को नाम दे दिया गया दूध पी गई, ताकि बताने में गंदा ना लगे, लेकिन है तो हत्या ही। ठीक है, ये चीज है। लिख दो। लिख दिया। नेक्स्ट, कन्यावध पे सर्वप्रथम रोक 1833 में कोटा रियासत ने लगाई थी। बिलकिसन के प्रयासों से इस प्रथा पर रोक लगाएगी। ठीक है, विल्किंसन के प्रयासों से इस प्रथा पे रोक लगाई गई थी। रोक लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत कन्यावध पे कौन है? कोटा रियासत है। और रोक कब लगाई थी? 1833 में। कब लगाई थी? 1833 में रोक लगाई थी। लिखिए। कर दिया नोट? ठीक है, वेरी गुड। सती प्रथा, सती प्रथा, सती प्रथा। सुनो सती प्रथा के बारे में। पति की मृत्यु पर पत्नी उसकी चिता के साथ जलकर मौत का वर्ण करना ही सती प्रथा कहलाता था। इस प्रथा को सहगमन, सहमरण या अणवारोहण भी कहते थे। ठीक है, अणवारोहण भी कहते थे। होता क्या था इसमें? पति की मृत्यु होगी, ठीक है, तो यहां क्या है? पत्नी बैठती और अपनी गोद में पति का सिर रखती। ठीक है, और अग्नि के अंदर क्या हो जाती? जल जाती। इसी प्रथा को क्या कहते थे? सती प्रथा। क्या बोलते थे इसको? सती प्रथा कहा जाता था। पति की मृत्यु के बाद उसका जो शव है, उस शव के साथ खुद को जीवित जलाना ही सती प्रथा कहलाता था। आप याद रखना कि सती वही महिला हो सकती है जिसको अपने पति से बहुत ज्यादा लगाव हो जाए, बहुत ज्यादा। क्योंकि आप लोग अमूमन ये सुनते हो कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, मतलब प्रेम करने वाले साथ जीने साथ मरने की कसम भी खाते हैं। और ये एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल होता है दुनिया का, पूरी दुनिया भर में।
साथ जीते तो सब हैं, साथ मरने वाला वादा कोई पूरा नहीं करता। तो साथ मरने का वादा पूरा कौन करती थी? राजस्थान की महिलाएं, जो अपने पति के साथ क्या हो जाती थी? सती हो जाती। अब आपके मन में ये भी आएगा कई बार कि सर महिलाएं सती होती थी, पुरुष सत्य क्यों नहीं होते थे? ये भी दिमाग में आता है युवा पीढ़ी के मन में, उसको लगता है महिलाओं के साथ ये गलत हुआ। आप ध्यान में रखना कि सती वही महिला होगी जिसको ये लग जाए कि मेरे पति के बिना अब मेरा जीवन में कुछ नहीं है, इतना प्रेम दोनों के बीच में था, तब वो महिला सती होती है। और याद रखना, जो महिला अपने पति के लिए सती हो सकती है, मतलब उसका पति और उसके बीच में इतना अच्छा लगाव और प्रेम था कि जीते जी उस आदमी ने महिलाओं अपनी पत्नी की सारी इच्छाएं पूरी की है। उस पे जरा से भी दिक्कत आती तो पति जो है वो गर्दनें काटने के लिए तैयार होता। बाहुबली फिल्म में आपने देखा होगा, वो देवसेना की कोई अंगुली काट देवसेना को टच करता है तो देवसेना उसकी अंगुली काटती है। इतने देर में आता है बाहुबली, बाहुबली आके और उस आदमी की सीधी गर्दन ही उड़ा देता है, धाड़। इसका मतलब महिलाओं का जो पुरुष जो है वो अपनी महिलाओं का, पत्नियों का इतना आदर किया करते थे, ठीक है, इतना प्रेम था, इतना विश्वास था, इतना लगाव था, तब जाके पति भी अपनी पत्नी की मान सम्मान की रक्षा के लिए मरने को तैयार रहता था। और पत्नी भी उसके मरने के बाद में उसको अपने साथ ही क्या कर लेती थी? स्वाह कर लेती थी। इसी को क्या कहते हैं? सती प्रथा। क्या कहते हैं इसको? सती प्रथा कहा जाता था। ठीक है, ये दोनों का लगाव होता। आज भी ऐसा होता है, कई बार आपने नहीं सुना कि बुजुर्ग लोग हैं उनकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी थी, तो अपने गांव में सुनते हैं कई बार कि उधर से कोई बुजुर्ग महिला थी, कोई दादी थी परिवार में किसी की, और उसकी डेथ हुई, और जैसे ये सूचना मिली तो उसके साथ में उसका जो पति, जो दादा है बुजुर्ग आदमी, वो ये खबर सुनते ही उसकी क्या होगी? मृत्यु होगी। ऐसे जोड़े बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन पाए जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हकीकत में साथ जीने के लिए आए थे और साथ मरने की कस्में खाई थी, और साथ ही ये लोग क्या हुए थे? मर गए थे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, बहुत बार तो सुना है गाँव के अंदर कि पति की मृत्यु हुई और महिला सदमे में, या तो उसी दिन मृत्यु हो जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि 5-7 दिनों में उस सदमे में मर जाती है महिला। कई बार ऐसा होता है कि जब उस आदमी की पुण्यतिथि आई, ठीक है, तब उसकी पत्नी उसको याद करके और इतना ज़्यादा मतलब दुःख में डूब गई कि पिछले साल तो उसी तारीख को पति की डेथ हुई थी, और इस साल उसी तिथि को, सेम तारीख को, ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे कि उसकी पत्नी की भी डेथ होगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएँगे। तो ये विरले से होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्या होता था? सती प्रथा। क्या होता था? सती प्रथा होता था, ठीक है। तो साथ जिएंगे साथ मरेंगे का एकमात्र उदाहरण यहाँ मिलता है। बातें सभी करेंगे मरने की, लेकिन जब मरने की बारी आती है तब लोग कह देते हैं कि नहीं 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 मरना चाहिए, ये तो कुप्रथा है। ठीक है, ये चीज है। तो सती प्रथा, पति की मृत्यु पर पत्नी उसकी चिता के साथ जलकर मौत का वर्ण करना ही सती प्रथा कहलाता है। इस प्रथा को सहगमन, सहमरण, अनवारोहण भी कहते हैं। सती प्रथा पे वर्तमान में रोक है, क्योंकि हमारा जो संविधान है, संवैधानिक तौर पे अगर आप देखो तो हमारा जो संविधान है वो किसी भी व्यक्ति को अपने प्राण लेने की इजाजत नहीं देता है। संवैधानिक तौर पे आप देखोगे तो ये क्या है? गैर कानूनी है। क्या चीज है? गैर कानूनी। संविधान के हिसाब से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, आत्मदाह नहीं करना चाहिए। ठीक है, लिख दो। लिख दिया? ठीक है, ठीक है। सती प्रथा पे सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने भी रोक लगाई थी, असफल रहा। अकबर ने भी रोक लगाई थी, वो भी असफल रहा था। सती प्रथा सर्वप्रथम बूंदी रियासत में 1822 में इस पे रोक लगाई गई थी। राजस्थान में सबसे पहले स्वेच्छा से रोक लगाने वाली रियासत कौन सी है? बूंदी है। कौन सी रियासत है? बूंदी रियासत है। और एक बात और ध्यान में रखना, 1829 में बंगाल में एक अधिनियम बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को बंगाल में गैर कानूनी घोषित किया गया था, और वो एक एक्ट बना। 1830 में सती प्रथा पूरे भारत में बैन कर दी गई। तो ये जो एक्ट बना ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक वाला, और ये इस एक्ट के तहत राजस्थान में सबसे पहले रोक लगाने वाली रियासत 1829 में अलवर है। कौन है?
अलवर है। दोनों बातें ध्यान में रखना। स्वेच्छा से रोक लगाई किसने? स्वेच्छा से रोक किसने लगाई? बूंदी ने। और लॉर्ड विलियम बेंटिक वाले अधिनियम के तहत रोक किसने लगाई थी? 1829 में अलवर रियासत ने लगाई थी। ये दोनों बातें कंफ्यूज करती है, आप ध्यान में रखना इनको। लिखो, कर दिया नोट? ठीक है। आगे चलो। राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सन 1829 में सती प्रथा को रोकने के लिए सरकारी आदेश, ठीक है, जारी किया था। ठीक है, 1829 में तो बंगाल में इसको गैर कानूनी घोषित किया गया था। और याद रखना 1830 में संपूर्ण भारत में सती प्रथा पे क्या लगाई गई थी? रोक लगाई गई थी। क्या लगाई गई थी? रोक लगाई गई थी। लिख दो। एक और होता है अनुमरण। अनुमरण का मतलब होता है पति की कोई निशानी को लेकर, पति की कोई निशानी को लेकर कोई महिला सती हो जाती तो उसको क्या बोलते थे? अनुमरण। जैसे मालदेव की रानी थी, वो मालदेव की पगड़ी को लेकर, मालदेव की रानी उमा दे क्या हुई थी? सती हुई थी। क्या हुई थी? सती हुई थी। ठीक है, तो ये अनुमरण सती का भी एक क्या मिलता है? उदाहरण मिलता है। लिखिए, कर दिया नोट? नेक्स्ट। राज्य में सर्वप्रथम सती होने के प्रमाण विक्रमी संमत 861 ईस्वी के घटियाला शिलालेख जोधपुर से मिलते हैं, जबकि राज्य में सती प्रथा की अंतिम घटना देवरला गांव सिक्कर की मानी जाती है। अंतिम सती होने वाली महिला रूप कंवर थी, और रूप कंवर पति का नाम था मोहन सिंह। कौन है? मोहन सिंह। ये अंतिम सती मानी जाती है। उसके बाद में सती निवारण अध्यादेश जारी करके और सती प्रथा पे पूर्ण रूप से कठोरता से कानून बना के रोक लगाई गई थी। रूप कंवर के बाद में राजस्थान में कोई महिला सती नहीं हुई थी, ये ध्यान में रखना। एक छोटी सी बात यह याद रखना, अणक। अणक, कोई महिला सती होने से पहले सती महिला द्वारा लोगों को दिलवाई गई शपथ क्या कहलाती थी? अणक कहलाती थी। उस शपथ को क्या बोलते थे? अणक बोलते थे। क्या बोलते थे? अणक कहते थे। ठीक है, पुत्र के साथ सती हो जाए तो वो मां सती होती थी। क्या बोलती थे? मां सती। मां सती का मतलब पुत्र के साथ महिला सती हो जाती तो वो वैसी महिला क्या कहलाती थी? मां सती कहलाती थी। लिख दो। लिख दिया? ठीक है। अनुमरण, पति के शव के साथ सती ना होकर किसी चिन्ह वस्तु के साथ सती होना ही अनुमरण सती कहलाता है। ऐसी सती को महासती भी कहते हैं। ऐसी सती को क्या कहते हैं? महासती। और महासतियों का टिल्ला उदयपुर में है। महासतियों का टिल्ला कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, आयड़ जो सभ्यता है ना, आयड़ सभ्यता को महासतियों का टिल्ला भी कहा जाता है। ठीक है। अणक, सती होने वाली स्त्री को अपने परिवार को कुछ उपदेश देती है जिसे अणक कहा जाता है। जैसे मान लो सती होने से पहले वो महिला परिवार वालों को ये उपदेश दे के जाती कि आज के बाद में कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, आज के बाद में लड़कियों को पढ़ाएंगे, आज के बाद में दहेज प्रथा बंद करेंगे। ठीक है, ऐसी कोई भी शपथ अगर दिलवा के जाती महिला तो वो क्या कहलाती? अणक।
और ऐसी जो सती होने वाली जो महिलाएं थी वो उस क्षेत्र की क्या मानी जाती, देवियां। और आज भी राजस्थान में जहां जहां सती माता का मंदिर होता है, आसपास में कोई भी दिक्कत आ जाए तो सती माता का नाम लेते ही वो समस्या क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। ऐसी राजस्थान में धार्मिक मान्यता है। ठीक है, हाँ जी, लिख दिया। आगे, बाल विवाह प्रथा, ये तो अभी तक हो रहे हैं बाल विवाह तो। ठीक है, हालांकि एक्ट बन गया, इन बाल विवाह, बालक व बालिका को छोटी उम्र में ही विवाह कर देना बाल विवाह कहलाता है। इस प्रथा पर सर्वप्रथम रोक 1885 में जोधपुर रियासत ने लगाई थी। सबसे पहले बाल विवाह पे रोक लगाने वाली रियासत कौन सी है, जोधपुर रियासत। कौन सी रियासत है विद्यार्थियों, जोधपुर रियासत है। ठीक है, लिख दो। सर्वाधिक बाल विवाह खातीज को होते हैं, ये भी ध्यान रखना। आखातीज को क्या होते हैं, सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। एक नया कानून भी चर्चा में आया था कि शादी की उम्र लड़का लड़की की 21-21 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, 18 दिसंबर 1921 में, 18 दिसंबर 2021 में कहते हैं कि लड़की की शादी की उम्र 18 से बढ़ा के कितनी कर दी गई, 21 साल कर दी गई है। अभी तक वो लागू तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अभी लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए, लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 साल होना चाहिए। लिख दिया, ठीक है। चलो, अजमेर के समाज सेवी हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट बनाया गया। 1 अप्रैल 1930 को बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया था। शारदा एक्ट कब बना, 1929 में। ठीक है, और बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है वो कब बना है, 1930 के अंदर। ठीक है, शारदा एक्ट जो 1929 का है और बाल विवाह निषेध अधिनियम जो बना है वो 1930 का है। ठीक है, शारदा एक्ट जरूर याद रखना। शारदा एक्ट का संबंध पूछते हैं तो किससे बताओगे, बाल विवाह से। किससे बताना है, बाल विवाह से बताना है। लिख दिया। आगे, 1 नवंबर 2007 को इसमें कुछ संशोधन कर विधिवत रूप से कानून बना दिया गया है। 1 नवंबर 2007 को इसमें क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। ठीक है, और विधिवत रूप से ये क्या बना दिया गया, कानून बना दिया गया। तो संशोधन पूछे तो कब हुआ, 2007 में, 1 नवंबर 2007 में। लिखो, कर दिया नोट, ठीक है। पर्दा प्रथा, घूंघट, मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने के बाद राजस्थान की औरतों में पर्दा प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया। ठीक है, जैसे ही मुस्लिम आक्रमणकारियों का दौर राजस्थान में बढ़ा, वहीं से लोगों ने सुरक्षात्मक दृष्टि से मुंह को ढक के रखना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, ताकि किसी व्यक्ति की बुरी नजर आपके चेहरे पे ना पड़ जाए। इसी को क्या कहते हैं, पर्दा प्रथा। ये चल भी रही है। ठीक है, जैसे जैसे एजुकेशन में महिलाएं आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से ये वहां पे कम भी हो रही है। ठीक है, जहां तक ग्रामीण प्रवेश है और महिलाएं जो है पढ़ी लिखी नहीं है या फिर वो घर तक ही सीमित है, तो वह महिलाएं पर्दा प्रथा आज भी रखती है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या हुआ था कि पर्दा प्रथा भी लड़कियों की तरक्की में बाधक बनने लगा था। लोग सोचने लग गए थे कि अगर ये स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, जॉब करेगी तो ये घूंघट तो नहीं रखेगी। इस वजह से भी महिलाएं आगे बढ़ने के अवसरों से क्या रहेगी, वंचित रहेगी थी। ठीक है, तो क्या नाम है, पर्दा प्रथा। लेकिन समय के हिसाब से आज भी निकालना ही पड़ता है पर्दा। जैसे अब धूप है, इतनी गर्मी पड़ रही है, तो पर्दा तो छोटा ही होता था, यहाँ तक होता था। आजकल तो हाथों पे, मुंह पे इतना मोटा कपड़ा लपेट के फिर चश्मा, दिखता ही नहीं है, पहचान नहीं पाते भी है कौन।
ठीक है, तो समय के हिसाब से जो है वो मुंह कवर करके रखा जाता है। ठीक है, मौसम ठंडा आ जाएगा, बारिश के दिन आ जाएंगे तो नहीं रखेंगे। समय की मांग होती है चीजें। लिख दिया। दास प्रथा। दास ऐसे व्यक्ति होते थे जो युद्ध में पराजित होने पर बंदी बना लिए जाते थे। इन दासों का क्रय विक्रय भी कर दिया जाता था। ठीक है, जो हार जाते उनको बंदी बना लेते और उनको खरीदा बेचा जाता था। जिसको जरूरत होती है मेरे को इतने गुलाम चाहिए तो वो 1000 500 रुपए में बेच दिए जाते, उनको वहां रोटी मिल जाती। ठीक है, और वो फिर उनको युद्ध में लड़ने के लिए काम में लेते और बाद में काम धंधा करवाते, खेतों में भी करवाते और बाद में उनको बांध के एक जगह कोठड़ी में रख दिया जाता था। ठीक है, इस प्रथा पे राज्य ने सर्वप्रथम रोक 1832 ईस्वी में कोटा रियासत में लगाई गई थी। विलियम बेंटिक ने 1832 में, ठीक है, इस पे रोक लगाने का क्या किया था? सफल प्रयास किया था। क्या किया था? सफल प्रयास किया था। और 1832 में दास प्रथा पे कोटा रियासत ने क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। लिख दो। ठीक है, स्लेव नाम की एक व्यवस्था भी होती थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, और ये जो व्यापारी जो जितने भी देश हैं इनको काम धंधे के लिए मजदूर चाहिए थे, तो अफ्रीका के यहाँ के जंगलों से ये जो जंगल में रहने वाले अफ्रीकी जो सांवले काले रंग के जो लोग हैं इनको पकड़ा जाता था। इनको पकड़ पकड़ के और व्यापारियों को इनको बेचा जाता था। बहुत गंदा हाल होता था कई बार तो। जैसे अरब के व्यापारी जब इनको पकड़ पकड़ के और अरब में लेके आते थे खरीदने बेचने के लिए और काम धंधे के लिए ले जाते थे, तो इतने ठंडे से एरिया के जंगल में रहने वाले, हरियाली में रहने वाले लोग इतनी धूप सहन नहीं कर पाते थे। तो बहुत सारे जो ऐसे जो दास होते थे, गुलाम होते थे, बंदी होते थे, वो बेचारे रेगिस्तान की गर्मी में धूप के अंदर ही मर जाते थे। ठीक है, या फिर लकड़ी के बड़े बड़े बक्सों में इनको बंद कर करके लाया जाता था। बड़ी दुर्गति होती थी। ठीक है, फिर उनका धर्मांतरण भी होता था। ये सारी चीजें चलती थी वहां पे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ना स्लेव नाम की ये जो तरीका है, रस्म है, रिवाज है, इस हिसाब से तो बहुत ज्यादा सावले रंग के जो लोग हैं, जंगल के भोले बड़े लोग हैं, उनको जो व्यापारी वर्ग है उन्हें बहुत लंबे समय तक गुलाम बना के रखा। खरीदा बेचा, कूटा पीटा, मारा, दुष्कर्म जैसी घटनाएं हुई, बहुत अत्याचार इनके ऊपर हुए हैं। लिख दिया दास प्रथा। ठीक है, बेगार प्रथा। वह काम जिसके बदले में मेहनताना मजदूरी प्राप्त न हो बेगार कहलाती है। एकीकरण के बाद बंधित श्रम पद्धति अधिनियम 1976 द्वारा इस प्रथा पे रोक लगाई गई थी। इसमें खेत में और घर पे काम वगैरह करवाया जाता था। ठीक है, और बदले में केवल रोटी दी जाती थी। ठीक है, जैसे लकड़ी का मिस्त्री तो बदले में रोटी दी जाती और उससे सारा काम करवा लेते लकड़ी का। कोई चुनाई का मिस्त्री होता, ठीक है, तो उससे भवन वगैरह बनवा लिए जाते, बदले में रोटी दे दी जाती। मतलब मजदूरी नहीं दी जाती थी। इसको क्या कहते थे? बेगार। क्या बोलते थे इसको? बेगार प्रथा कहा जाता था। ठीक है, लिखो। लिख दिया। सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी प्रथा। संपन्न व्यक्ति या महाजनों द्वारा उधार ली गई राशि के बदले किसी व्यक्ति को अपने घर पर नौकर के रूप में रखना क्या होता था? सागड़ी प्रथा। जैसे मान लो को किसी से पैसे ले लिए हैं, किसी सेठ साहूकार से पैसे ले लिए, पैसे चुका नहीं पा रहे हैं, मान लो 25,000 रुपए लिए, तो जब तक वो पैसे नहीं चुकाओगे तब तक घर का एक आदमी आपको सेठ के घर पे छोड़ना पड़ेगा जमानत के तौर पे। जैसे आप वो रुपए चुका दोगे आपका व्यक्ति आपको वापस मिल जाएगा। अब तब तक उस व्यक्ति का करेंगे क्या? ठीक है, तो भैंसे चराने का काम दे देंगे, साफ सफाई का काम दे देंगे, और भी कोई काम करवाने लगेंगे, झाड़ू पोछे का काम दे देंगे। इस मजदूर को क्या बोलते थे? बंधुआ मजदूर। क्या बोलते थे? बंधुआ मजदूर। या जो खादाने हैं उनमें काम करवा लिया जाता, खेतों में काम करवा लिया जाता था। ठीक है, हल जुताई का काम, बुआई का काम, बिजाई का काम खेतों में भी ले लिया जाता था। ये सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूर प्रथा कहलाती थी। ठीक है, लिखो। सागड़ी या बंधुआ मजदूर प्रथा। इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने 1961 में सागड़ी निवारण अध्यादेश बनाया था। ठीक है, ये एक्ट बना 1961 में और उसके बाद में सागड़ी प्रथा क्या हो गई? बंद हो गई। आण प्रथा।
मेवाड़ के महाराणा के प्रति ली जाने वाली स्थायी भक्ति की शपथ ही आण प्रथा कहलाती थी। मेवाड़ के जो लोग हैं, प्रजा जो है, ठीक है, वो एक शपथ लेते थे मेवाड़ के राजा के प्रति स्वामी भक्त रहने की, उसी को कहते थे क्या ले ली हमने, आण ले ली। आण का मतलब है सौगंध। क्या है? सौगंध। सौगंध, ठीक है, या शपथ। गीतों में भी मिलता है आण मने हूं झुकूं किया, है आण मने कुल रह केसरिया बानारी। इस प्रकार से आण का मतलब होता है शपथ। लिख दिया? ठीक है। कुकड़ी की रस्म, इसमें सांसी जनजाति की युवती को शादी होने पर अपने चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी होती थी। चरित्र की परीक्षा देनी होती थी कि मेरा विवाह से पहले किसी के साथ में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रहा है, ठीक है, मैं पवित्र हूं। और इसी रस्म को क्या बोलते थे? कुकड़ी की रस्म। क्या बोलते थे? कुकड़ी की रस्म कहा जाता था। ठीक है, ये कुछ क्षेत्रों में, ठीक है, आज भी प्रचलित है। ठीक है, सांसी जनजाति में ये प्रथा पाई जाती है। धीरे धीरे कमी होती जा रही है, कम हो रही है। लिख दिया? ठीक है। सारी प्रथा, भीलवाड़ा के खेराड़ क्षेत्र में प्रचलित इस प्रथा में लड़की के परिवार वाले लड़के के घर वालों से दहेज की तरह नगद राशि लेते हैं। ठीक है, मान लो ये पिता है, किसका पिता है? ये लड़की का पिता है। इस लड़की की शादी कर दी, ठीक है, इससे, ठीक है, लड़की की शादी क्या कर दी? इस लड़के से कर दी। और बदले में ये लड़की का पिता इस लड़के से क्या ले लेगा? 1 लाख रुपए। मान लो 1,80,000, 50,000, जो भी। तो ये जो रकम ली है ना, इसको कहते थे चारी। क्या बोलते थे? चारी। लेकिन दिक्कत क्या है इसमें? आप सोचोगे कि सर बढ़िया ही है, दिक्कत तो कोई है नहीं, ठीक है, लड़की के पिता को भी पैसे मिल रहे हैं, अच्छी रिवाज है। अच्छी नहीं है, ध्यान रखना। ये 1 लाख रुपए तो खत्म हो जाएंगे इसके थोड़े दिन बाद में। ये कई दिन बाद में लड़की की दोबारा शादी कर देगा किसी और लड़के से। लड़की की क्या कर देगा? शादी कर देगा। और इस लड़के से भी क्या ले लेगा बदले में? सारी ले लेगा। मान लो अब की बार 80,000 रुपए ले ली, तो लड़की की तीसरी बार किसी और से शादी कर देगा, फिर वहां से 70,000 रुपए ले लिए, फिर कोई और शादी कर देगा, वहां से 40,000 रुपए ले लिए। इस प्रकार से ये 420 धोखाधड़ी चलती रहती है। ठीक है, खेराड़ क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है ये। कौन से क्षेत्र में? खेराड़ क्षेत्र में। लिखिए, रियाण प्रथा। मारवाड़ में रियाण का अर्थ सभा होता है, जिसमें अफीम गालने और एक दूसरे को प्रदान करने की प्रथा है। अफीम गला लेते हैं, पानी में घोलते हैं, और जो शादी विवाह वगैरह कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें क्या करते हैं? ये घुली हुई अफीम है, ये लोगों को पिलाई जाती है, मनुहार की जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? रियाण प्रथा। क्या बोलते हैं? रियाण। मोताणा प्रथा, आदिवासियों में मरने के बाद खून खराबे के बीच हर्जाना वसूलने की प्रथा। इसमें क्या होता है? जो मरा है ना, उस मृतक का मुआवजा वसूला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? कौन सी प्रथा? मोताणा प्रथा। कौन सी? मोताणा। किस में है ये? मेवाड़ क्षेत्र में, भीलों में भी है और मीणा समाज में भी। भील और मीणा दोनों समाज में है। कौन से क्षेत्र में? उदयपुर क्षेत्र में। ठीक है, मोताणा प्रथा है। जैसे कोई एक्सीडेंट करके चला गया तो भी वो जो लाश है ना, उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। कब तक? जब तक उस ट्रक वाले से हम मुआवजा नहीं वसूल लेते। ये मोताणा है। लिखो नेक्स्ट, समाधि प्रथा। मृत्यु को जीते जी धारण कर लेना। जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड के समय 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम इस प्रथा पर रोक लगाई गई। लॉर्ड लुडलो के प्रयास से समाधि प्रथा पर रोक लगाई गई। राम सिंह सेकंड
और लॉर्ड लुडलो जो है, ठीक है, उनके प्रयासों से 1844 में जयपुर रियासत में इस प्रथा पे क्या लगेगी, रोक लगेगी। समाधि में भू समाधि होती है, मिट्टी के गड्ढा खोद के फिर ऊपर मिट्टी भर देते हैं, वो समाधि भी है। जल समाधि जो जल के अंदर ली जाती है। एक सामान्यतः समाधि होती है, इसमें क्या होता है, भगवान में ध्यान लगाते हैं और लीन हो जाते हैं, अन्न जल का त्याग कर देते हैं और प्राण छोड़ देते हैं, ये भी क्या कहलाते हैं, समाधि। सामान्य एक तो समाधि होती है, एक भूमि में गड्ढा खोद के जो समाधि ली जाती है वो भू समाधि, पानी के अंदर बैठ के समाधि ली जाती है वो कौन सी है, जल समाधि होती है। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट, संथारा प्रथा, संथारा या संलेखना बोलते हैं, जैन धर्म में ये प्रथा प्रचलन में है। इस प्रथा का वर्णन जैन ग्रंथों में मिलता है। इसमें अन्न जल का त्याग कर समत्व भाव से देह का त्याग करना क्या कहलाता है, संथारा प्रथा। ठीक है, आप याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म का अनुयायी था, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी प्रथा से प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, इसमें क्या होता है, बिल्कुल चुप होके प्रभु में भक्ति में ध्यान लगाओ, दिमाग को एकाग्रचित कर लो, अन्न जल छोड़ दो और फिर प्राण त्याग दो, इसको बोलते हैं संथारा या संलेखना। इस पे भी मामला हुआ था, मामला कोर्ट में गया था, जैन धर्म के लोगों ने शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन भी किया था, लेकिन फिर भी आत्म दाह या आत्महत्या की अनुमति भारत का संविधान नहीं देता है। जीने की आजादी तो देता है, मरने का अधिकार नहीं देता है, क्योंकि आप स्वयं को नहीं मार सकते, क्योंकि आप खुद जो हो वो इस राष्ट्र की क्या हो, संपत्ति हो। ठीक है, दहेज प्रथा 1961 में भारत सरकार द्वारा दहेज प्रथा क्या कर दी गई, प्रतिबंधित कर दी गई। 1961 के बाद में दहेज प्रथा क्या है, गैर कानूनी है। दहेज लेना और देना दोनों ही बातें। लिखिए, लिख दिया। विधवा विवाह है, पहले विधवा महिलाओं की दोबारा शादी नहीं होती थी। ठीक है, उनके दर्शन भी बड़े बाद में, एक तो शादी नहीं करते, फिर उनके दर्शन भी क्या माने जाते हैं, अशुभ माने जाते हैं। 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधवा पुनर्विवाह एक्ट लागू हुआ। जयपुर में सवाई जय सिंह द्वारा इसको प्रोत्साहन दिया गया था, और ये प्रयास किसने किए थे, प्रयास है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, 1856 में। और राजस्थान में इसको प्रोत्साहित किसने किया था, सवाई जय सिंह ने। कहा, जयपुर में प्रोत्साहित किया था। करना या दहेजा क्या चीज है, ये भी विवाह से संबंधित है, अविवाहित या विधुर व्यक्ति से, अविवाहित या विधुर व्यक्ति से संबंधित है, इसको क्या बोलते हैं, दहेजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दहेजा। कर दिया नोट। ठीक है, नांगल, नया भवन बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसका जो मुहूर्त वाला प्रोग्राम है उसको क्या बोलते हैं, नांगल या न्यांगल कहते हैं। नातरायत क्या होता है, जो राजपूत पुरुष विधवा महिला से विवाह कर लेते हैं उसे नातरायत कहा जाता है। उस महिला को क्या कहा जाता है, नातरायत। राजपूत समाज में विधवा महिला से कोई शादी करता है उस महिला को क्या कहते हैं, नातरायत। क्या बोलते हैं, नातरायत। नोट कर दीजिए, नातरायत लिखो, नोट कर दो फटाफट। बहुत ही मन लगा के इन चीजों को पढ़ना है आपको, सोच समझ के एक एक चीजें आपके दिमाग में जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो दिमाग में ऐसे चलना चाहिए, आपको ऐसा दृश्य दिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देवर घट्टा, बड़े भाई की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का विवाह छोटे भाई के साथ करना। ठीक है, महिला का पति गुजर गया है और फिर उस महिला का विवाह जो है वो देवर से कर देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, देवर घट्टा। क्या बोलते हैं, देवर घट्टा। लिखो,
क्या बोलेंगे इसको? देवरघट्टा बोलेंगे। देवरघट्टा। लिख दिया? ठीक है, बस ठीक है। तो ये राजस्थान की लगभग प्रमुख जो प्रथाएं हैं वो भगवान की दया से हमारी कंप्लीट है। उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको पढ़ा होगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारी शानदार जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।